हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बीकॉम ऑनर्स का मेंटर और आज मैं आप सभी को परफॉर्मेंस एवोल्यूशन चैप्टर कवर कराने जा रहा हूं। परफॉर्मेंस एवोल्यूशन चैप्टर क्या होता है और उसके बारे में इन डेप्थ हम बात करेंगे। इसका एक पार्ट है, ये कंपनसेशन मैनेजमेंट का एक चैप्टर है। कोई भी डाउट हो आप उसका मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। परफॉर्मेंस एवोल्यूशन चैप्टर क्या होता है, इन डेप्थ उसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले कह रहा है, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर से सुन लीजिए, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन को परफॉर्मेंस अप्रेजल के नाम से भी जाना जाता है। और ये बेसिकली होता क्या है, इज़ अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूटिंग हाउ वेल एम्प्लॉयज़ आर परफॉर्मिंग देयर जॉब्स व्हेन दे कंपेयर टू सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। मतलब इसमें एम्प्लॉयज़ को एवोल्यूशन किया जाता है, उनका उनका एम्प्लॉयज़ का टेस्ट लिया जाता है कि वो अपना काम कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, वो अपने काम को कितने बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं। और उसमें कई सारे स्टैंडर्ड्स की मदद से, कई सारे रूल्स और टेस्ट की मदद से उनको चेक किया जाता है कि उनकी कैपेबिलिटीज़ कितनी है, उनकी क्वालिटी स्किल्स कितनी है किसी काम को करने की। मतलब वो कितने अच्छे तरीके से किसी काम को कंप्लीट कर पा रहे हैं, उसे ही कहते हैं, उस पूरे प्रोसीजर को परफॉर्मेंस एवोल्यूशन। बेसिकली ये परफॉर्मेंस एवोल्यूशन जो है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। कह रहा है, इज़ अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूटिंग हाउ वेल एम्प्लॉयज़ परफॉर्म देयर जॉब। और कह रहा है कम्युनिकेटिंग द इन्फॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज़। मतलब इसमें एम्प्लॉयज़ को भी बताना होता है कि आप कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। एक सेट रिजल्ट आता है और उसके बाद उस रिजल्ट को एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं और आपकी स्ट्रेंथ क्या है और किस किस वीकनेस पे आपको काम करना है। इट इज़ कंसर्न विद डिटरमाइनिंग द डिफरेंसेस अमंग एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसमें क्या है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है उसको डिटरमाइन किया जाता है। मतलब किस एम्प्लॉय में कितनी खूबियाँ हैं उनको डिटरमाइन किया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, वो मैंने छोटे छोटे फॉर्म्स में लिखवा दिए हैं क्योंकि आपको इसको बना के लिखना होगा अपनी लैंग्वेज में एग्जाम के अंदर। मैंने मेन हेडिंग्स इसमें बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव। इसके जो नोट्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा होगा, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा और आप उस नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। सबसे पहले कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव होता क्या है, इसके अंदर 5 पार्ट हैं। पहला है प्रमोशन, दूसरा है ट्रांसफ़र, तीसरा है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा है पर्सनल रिसर्च और पांचवा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बेसिकली प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन में एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देते हैं अगर वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है और कंपनी के लिए वो पूरी तरीके से अपना 100% एफर्ट लगा रहा है, तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है एक बेटर पोजीशन पे। मतलब वो अगर छोटी पोजीशन पे होगा तो उसको बेटर पोजीशन मिल जाती है, थोड़ी अच्छी उसकी सैलरी बढ़ जाती है और उसकी जो कंपनी के अंदर एक पोजीशन है, अथॉरिटी है, वो भी बढ़ जाती है। तो उसे कहते हैं प्रमोशन। बेसिकली ये एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है ताकि वो अच्छे तरीके से मोटिवेटेड रहें हमेशा कि अगर अच्छा काम करेंगे तो उनको अच्छा क्या कहते हैं प्रमोशन मिलेगा। अब नेक्स्ट है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब अगर कोई एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से निकाल के दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है उसे कहते हैं ट्रांसफ़र। मतलब एक एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब डालते हैं तो उसे कहते हैं ट्रांसफ़र। तो बेसिकली ट्रांसफ़र कभी किया जाता है जब एम्प्लॉयज़ की किसी डिपार्टमेंट में, स्पेशल डिपार्टमेंट में ज़रूरत हो, या फिर कोई एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट के अंदर अच्छे से काम ना कर पा रहा हो तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बेसिकली यही 2 कारण होते हैं ट्रांसफ़र के। अगर या तो ज़्यादा ज़रूरत हो किसी डिपार्टमेंट के अंदर, या फिर वो एम्प्लॉय किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर अच्छी तरीके से काम ना कर पा रहा हो, अपनी परफॉर्मेंस बेटर ना दिखा पा रहा हो, तो इस वजह से उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नेक्स्ट है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को उनकी वेज और सैलरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनको दिया जाता है सैलरी। समझ में आ रहा है आपको। मतलब एक वेज और सैलरी स्ट्रक्चर होता है, उसी के अकॉर्डिंग हर एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है और हर लेबर को वेज मिलती है उसी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो ये वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं परफॉर्मेंस एवोल्यूशन के कि अगर एम्प्लॉय कितना अच्छा काम करेगा उसके बेसिस पे भी उसको सैलरी मिलती है, उसके बेसिस पे उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं, बोनस मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस पर्सनल रिसर्च। पर्सनल रिसर्च मतलब कंपनी के ग्रोथ के लिए वो अपने पर्सनल क्रिएटिविटी क्या कितनी दिखा रहा है। मतलब अगर किसी काम को करना है तो उसके वो अपने हिसाब से कितने क्रिएटिव आइडियाज़ लाता है मैनेजमेंट के सामने कितने नए तरीके लाता है जिससे किसी काम को अच्छे से करवाया जा सके। तो ये पर्सनल रिसर्च कहलाता है। ठीक है। तो ताकि वो कंपनी की ग्रोथ की तरफ वो फोकस कर रहा है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर कोई एम्प्लॉय अगर कमज़ोर है किसी काम के अंदर, या सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को कोई नया टास्क सिखाना हो, उसके लिए उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कराया जाता है। मतलब उनको दूसरे बेटर स्किल्ड एम्प्लॉयज़ या टीचर्स के द्वारा सिखाया जाता है किसी काम को, और वो उस काम को बेटर तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो ये कहलाता
आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट कह रहा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव। सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेसिकली, ये मैं आपको बता देता हूँ। सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव, ये सबसे ऊपर वाले जो थे ऑब्जेक्टिव, वो सारे के सारे कंपनी के पर्सपेक्टिव से थे। कंपनी के पर्सपेक्टिव से मतलब कि अगर ये सारी चीज़ें फॉलो होंगी तो कंपनी को फ़ायदा होगा। लेकिन नीचे वाले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से हैं। मतलब अगर ये सारे स्टेप्स अगर एम्प्लॉय फॉलो करेगा तो उसको क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो परफॉर्मेंस एवोल्यूशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या उद्देश्य होते हैं, ये हम एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से जान रहे हैं अब। पहला है हेल्प इन गाइडिंग एंड करेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है कि वो किस चीज़ में गलतियां कर रहे हैं, उनकी वीकनेसेस, उनकी स्ट्रेंथ, और उनको गाइड किया जाता है कि वो किस तरीके से काम करें कि वो बेहतर बन पाएँ। क्योंकि अगर वो इस कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में भी जाते हैं तो उनको वहाँ भी काम करना होगा और अपनी परफॉर्मेंस बेटर दिखानी होगी, और अगर वो कंटिन्यूसली ऐसे करेंगे तो उनकी बेटर ग्रोथ होगी। अब बी पॉइंट कह रहा है ऑर्गेनाइज एम्प्लॉय ट्रेनिंग नीड एंड प्रोग्राम इन इफेक्टिव मैनर। मतलब एम्प्लॉय की ट्रेनिंग नीड्स और प्रोग्राम जो है उनको अच्छे तरीके से करवाना। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ऑर्गेनाइज एम्प्लॉय ट्रेनिंग नीड्स एंड प्रोग्राम इन इफेक्टिव मैनर, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉय बेटर तरीके से परफॉर्म करेगा किसी भी काम में। अगर कोई एम्प्लॉय किसी चीज़ में कमज़ोर है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, यही कह रहा है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर उनको एक्सेल सिखाया जाता है। अगर कोई एम्प्लॉय एक्सेल नहीं जानता, मान लो उसको उसके पास कंप्यूटर ना हो, उसको एक्सेल पे काम करना ना आता हो, तो उसको एक्सेल सिखाया जाएगा। अगर उसको पावर पॉइंट ना आता हो तो पावर पॉइंट सिखाया जाएगा। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं जिससे कि एम्प्लॉयज़ बेटर टू बेटर हो जाएँ और कंपनी के लिए प्रोडक्टिव बन जाए। अगर उनको कोई काम दिया जाए, कोई टास्क दिया जाए तो वो तुरंत कंप्लीट कर लें, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइज एम्प्लॉय ट्रेनिंग नीड्स एंड प्रोग्राम। नेक्स्ट है फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। मतलब कम्युनिकेशन तैयार करना एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। मतलब अगर किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हेजिटेशन ना करे एम्प्लॉयर से कहने में। मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कनेक्शन हो, कोई भी डाउट हो उसको, एम्प्लॉय को, है ना, कि वो काम कर रहा है वहाँ पे, उसको कोई भी डाउट हो या किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो एम्प्लॉयर से कम्युनिकेट करे और उसको बता सके, जिससे कि उसका प्रॉब्लम जो है, उसकी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो सके जल्दी से जल्दी। तो ये डी पॉइंट है, कह रहा है ऑल्सो गिव्स फीडबैक टू एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। मतलब वो ये घूम फिरा के सारे अलग पॉइंट बना रखे हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एम्प्लॉयज़ को कैसे किस तरीके से बेहतर बना सकें। ये जो मैंने सारे नोट्स बनाए हैं ये एसओएल की बुक से बनाए हैं और कुछ नोट्स जो हैं दूसरी बुक से भी बनाए हैं। एक अलग अलग सैम्पल पेपर्स आते हैं उनसे भी ये नोट्स को बनाया गया है। तो आपको इन नोट्स को पढ़ोगे तो अपनी तरफ से भी इसमें एग्ज़ाम में बना के लिख सकते हो आप, जिससे आपके बेटर मार्क्स आएंगे एग्ज़ाम के अंदर। सो ये नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम तो लग जाता है, मगर ये एग्जैक्ट नोट्स हैं जो एग्ज़ाम में लिखोगे तो मार्क्स अच्छे मिलने ही हैं। कह रहा है हेल्प द सुपरवाइजर टू एवलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ पीरियडिकली। मतलब सुपरवाइज़र को हेल्प करता है कि वो एवेल्यूट कर पाए एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस। अब सुपरवाइज़र के अंदर भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ को जांच पाए। अगर मान लो सुपरवाइज़र के पास ही कैपेबिलिटी ना होगी कि वो कैसे एम्प्लॉयज़ को एवेल्यूट करेगा, जांच पड़ताल करेगा कि वो किस तरीके से वो बेहतर काम कर रहे हैं, तो वो कैसे मतलब मार्क्स दे पाएगा, रेटिंग कैसे करेगा किसी एम्प्लॉय को कि वो बी ग्रेड का एम्प्लॉय है, वो ए ग्रेड का एम्प्लॉय हो, काफ़ी एक्सीलेंट एम्प्लॉय है या एवरेज एम्प्लॉय है। तो उसको उसके पास भी ऐसी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो जज कर पाए किसी एम्प्लॉय को। ठीक है, सो ये सुपरवाइज़र को भी हेल्प करता है ताकि वो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पाए पीरियडिकली, मतलब मंथ वाइज, मतलब मंथली बेसिस पे वो ये काम कर पाए। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम हो एम्प्लॉयज़ का सुपरवाइज़र को, तो वो अपने एम्प्लॉयर से बात करे और वो उसका डाउट सॉल्व हो। तो ये सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से एक ऑब्जेक्टिव बनाया था जॉब एवोल्यूशन के। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस क्या होता है। कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। कह रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है इसके कई सारे प्रोसेस होते हैं। पहला जो है इस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सो ये है, अब है परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस। परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस बेसिकली होता क्या है, मतलब अगर किसी एम्प्लॉयर को, किसी कंपनी को, किसी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को चेक करना हो, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, किसी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को जब चेक करना हो तो उस प्रोसीजर को कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल या परफॉर्मेंस एवोल्यूशन, जो मैंने बताया था। तो उसका प्रोसीजर क्या होता है अब वो हम बात करेंगे, मतलब उसका क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको किसी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को चेक करना है तो उसके लिए रूल्स बनाने होंगे। मतलब एम्प्लॉयज़ को चेक करने के लिए क्या क्या रूल्स होंगे उसकी
ज़रूरत होती है। तो वो रूल्स बता रहा है, द अप्रेजल प्रोसेस बिगेन विद द सेटिंग अप ऑफ क्राइटेरिया टू बी यूज फॉर अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब सबसे पहले क्राइटेरिया सेट करना है, कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं जो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को फॉलो करने हो अपनी कंपनी के अंदर, और जिसके बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूट की जाएगी, वो कितने अच्छा काम कर पा रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस किस तरीके से दे रहे हैं, उसको चेक किया जाएगा, और वो कैसे इस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे। ठीक है, कह रहा है दिस स्टेप रिक्वायर सेटिंग द क्राइटेरिया टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑल द एम्प्लॉयज़। मतलब इसकी मदद से जितने भी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है उन सभी को जज किया जाता है। तो कोई भी अगर उन सभी एम्प्लॉयज़ की अगर परफॉर्मेंस में गड़बड़ी हो तो पता चल जाए, अगर कोई एफर्ट न दे पा रहा हो तो वो भी पता चल जाए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, रिप्लाई ज़रूर दूंगा मैं आपको। कह रहा है नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग द स्टैंडर्ड। उसके बाद जो क्राइटेरिया कंपनी ने सेट किया है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को एवेल्यूट करने का, परफॉर्मेंस निकालने का, कि कोई एम्प्लॉयज़ एवरेज एम्प्लॉय है, कोई एम्प्लॉय एक्सीलेंट है, उसका जो वर्क है, उसका जो परफॉर्मेंस है, एफर्ट जो देता है कंपनी के अंदर, वो अपना 100% देता है, तो एक्सीलेंट एम्प्लॉय है, या वो मॉडरेट या फिर एवरेज एम्प्लॉय है, या कोई एम्प्लॉय काम नहीं करता। तो ये क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब इस स्टैंडर्ड को एम्प्लॉय को भी बताना होगा, मतलब किस क्राइटेरिया के बेसिस पे उनको मार्क्स दिए जा रहे हैं, उनको रेटिंग दी जा रही है। ये क्राइटेरिया भी एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए अपनी कंपनी के अंदर अगर वो काम कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? मतलब अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है तो उसको उसके क्राइटेरिया को पता होना चाहिए। अगर उसको क्राइटेरिया का पता होगा तो उसके बाद वो बेटर परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, सो अनदर स्टेप इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टैंडर्ड टू द एम्प्लॉयज़ एंड शुड बी क्लियरली एक्सप्लेन टू देम। मतलब उन सभी रूल्स और स्टैंडर्ड्स को एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए, और उसके बाद उनको क्लियरली एक्सप्लेन कर दो। अगर कोई डाउट हो उनको तो वो भी बता दें कि इस स्टैंडर्ड में ये प्रोसीजर इस्तेमाल होगा। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू कम्युनिकेट द स्टैंडर्ड टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे के सारे रूल्स को ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को बताए। ठीक है, कि किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूट करेंगे, हम जांचेंगे कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, कितने एफिशिएंटली कंपनी के अंदर आप प्रोडक्शन कर रहे हो और परफॉर्मेंस दे रहे हो अपनी। नेक्स्ट है मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसके बाद सबसे पहले तो क्या है, रूल्स बनाने होते हैं। दूसरा नंबर क्या था कि आपको एम्प्लॉयज़ को बताना है उन रूल्स के बारे में, और तीसरा नंबर है कि आपको मेज़र करना है उनकी परफॉर्मेंस को। मतलब आपको उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करना है। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस को मेज़र नहीं कर पाओगे तो ये आपका प्रोसीजर क्या है, यही तो है मेज़र करना। इसमें अब आपको मेज़र करना है। तो ये कह रहा है अनदर स्टेप इज टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ थ्रू मॉनिटरिंग ओवर देम थ्रू आउट द ईयर। इसमें आपको पूरे के पूरे साल या मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे मॉनिटर करना है कि वो कितना काम कितने जल्दी ये कर देते हैं और कितने एफिशिएंटली करते हैं। ये नहीं कि ये जल्दी जल्दी करते हैं, वो कितने एफिशिएंटली भी कर देते हैं। मतलब उनका इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंटली कितनी जल्दी करते हैं वो ये देखना होता है, और कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं, अपना एफर्ट 100% देते हैं किसी वर्क के अंदर। अगर उनको कोई पीपीटी पावर पॉइंट स्लाइड बनाने को दी जाए, है ना, तो वो कितने अच्छे तरीके से करते हैं। कंपनी के अंदर जो जो उनको जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं वो कितने अच्छे तरीके से थ्रू आउट द ईयर या मंथली बेसिस पे परफॉर्म करते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया सेट होता है जिसमें उनको मॉनिटर किया जाता है ईयरली बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है दिस स्टेज रिक्वायर द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट। मतलब इस स्टेज के अंदर अप्रोप्रिएट टेक्निक्स को मेजर किया जाता है। आपको समझ में आ रहा है? मतलब अप्रोप्रिएट टेक्निक्स की मदद से एम्प्लॉयज़ को मेजर किया जाता है, और टेकिंग केयर द पर्सनल बायस डज नॉट अफेक्ट द आउटकम। और उसके साथ साथ कहीं ऐसा ना हो कि कोई एम्प्लॉय किसी का खास है ना, मतलब जानने वाला है या फेवरेटिज्म है, तो उसके चक्कर में उसको ज़्यादा मार्क्स दे दिए, ज़्यादा रेटिंग दे दी। ऐसा ना हो, जो आउटकम है वो पर्सनल बायसनेस की वजह से, पर्सनल बायसनेस मतलब जान पहचान की वजह से कोई आउटकम पे इफेक्ट ना पड़े। वो जो आउटकम दिया जाए एम्प्लॉयज़ को, रेटिंग दी जाए, है ना, वो एग्जैक्ट रेटिंग हो, कोई उसमें हेर फेर ना हो। तो ये सारे के सारे क्या है, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस के एक पार्ट है। अब कह रहे हैं कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद डिजायर परफॉर्मेंस। सबसे पहला वाला प्रोसीजर क्या था, सबसे पहले आपको रूल्स बनाने हैं, कंपनी को रूल्स बनाने हैं जिस रूल्स को एम्प्लॉयज़ फॉलो करेंगे। दूसरा था एम्प्लॉयज़ को बताना है उन रूल्स के बारे में कि इस रूल्स के हिसाब से एम्प्लॉयज़ को जज किया जाएगा, उनके उनके उस क्राइटेरिया के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस निकाली जाएगी। और तीसरा नंबर था उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूट करना। हम खुद जो कंपनी है वो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को एवेल्यूट करेगी कि कितनी इफेक्टिवली एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। और फोर्थ नंबर का है परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ की निकाल ली, इसके बाद अब उनको क्या करना है, उस एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को
डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस से जज करना है। मतलब जो परफॉर्मेंस उन्होंने सोच रखी है कि इतनी आनी चाहिए थी, अपने मन में उन्होंने या कैलकुलेशंस के हिसाब से सोच रखा है कि इतनी परफॉर्मेंस होगी तो कंपनी की ग्रोथ होगी, उस परफॉर्मेंस के साथ उनको मैच करना है। अगर वो परफॉर्मेंस के साथ एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस ज़्यादा निकल रही है, मतलब एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बेटर है एज़ कम्पेयर टू डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस, इसका मतलब एम्प्लॉयज़ इफेक्टिव है कंपनी के अंदर, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। या फिर अगर कंपनी के अंदर डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस ज़्यादा है ना, उन्होंने पहले से ही सोच रखा हो कि इतनी परफॉर्मेंस आनी चाहिए, प्रोडक्शन इतना होना चाहिए कंपनी के अंदर, या कंपनी जो है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इतने अच्छे तरीके से काम करने चाहिए और एक्चुअल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हो, इसका मतलब एम्प्लॉयज़ बेटर तरीके से काम नहीं कर रहे, वो आपके जितने भी रूल्स हैं उन पे खरे नहीं उतर रहे। तो ये क्या है, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है डिस्कसिंग रिजल्ट। इसके अंदर जो रिज़ल्ट हैं वो एम्प्लॉयज़ से डिस्कस कर दिए जाते हैं कि आप एम्प्लॉयज़ जितने जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या रिज़ल्ट आया आखिरी में। मतलब कोई एम्प्लॉय एवरेज है, कोई एम्प्लॉय मॉडरेट है, कोई एम्प्लॉयज़ बेटर है किसी काम के अंदर, तो उनको बताया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है इतनी अच्छी निकल के आई है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं और किस वीकनेसेस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है जिससे आप बेटर बन पाएंगे। सो ये क्या है, डिस्कसिंग द रिज़ल्ट, जिससे कि क्या है, अलॉन्ग विद द डेविएशन द रीज़न बिहाइंड देम आर ऑल्सो एनालाइज एंड डिस्कस्ड। जो रीज़न की वजह से एम्प्लॉय कमज़ोर रह गया उसको डिस्कस किया जाता है एंड विल अनेबल द एम्प्लॉय टू न्यू अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। नेक्स्ट कह रहा है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। मतलब करेक्टिव एक्शन मतलब एकदम सही एक्शन लेने होते हैं जिसके हिसाब से एम्प्लॉयज़ बेटर बने। तो पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले रूल्स बनाएंगे जिसके हिसाब से एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस निकालेंगे। दूसरा रूल्स कि उनको दूसरी बात है स्टेप कि उन एम्प्लॉयज़ को बताना है आपको क्या क्या क्राइटेरिया बना रखे हैं, उन एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करना है। तीसरा स्टेप जो है वो है कि आपको उनकी परफॉर्मेंस निकालनी है, एवेल्यूट करनी है उनकी परफॉर्मेंस कि एक्चुअल तरीके में काम कितना कर रहे हैं। और चौथा है उसको मेज़र करेंगे डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से कि डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस ज़्यादा है या एक्चुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा है। पांचवा कि जो रिज़ल्ट आएगा उसको एम्प्लॉयज़ से डिस्कस करें कि भाई तुम्हारी इस काम में तुम्हारी स्ट्रेंथ आ रही है और इस वर्क के अंदर तुम्हारी वीकनेसेस है। नेक्स्ट है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। मतलब करेक्टिव एक्शन मतलब आपको सही एक्शन लेने होंगे जिससे एम्प्लॉयज़ बेटर बन पाए किसी भी काम के अंदर। समझ में आ रहा है? मतलब किसी एम्प्लॉय को बेटर बनाना हो तो किस तरीके से बेटर बन पाएगा, उसको करेक्टिव एक्शन क्या लेना होगा, ये सारे के सारे जो रूल्स हैं, ये सारे के सारे स्टेप्स हैं, ये कहलाएंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेसेस। ठीक है, अब कह रहा है मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट में बॉक्स में पूछ लीजिएगा। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या क्या मेथड्स होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक्स कम आते हैं यार वीडियो में। और कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, इसका नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मेथड के बारे में बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक।